अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि यार किस तरीके से मैं एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सही है, किस तरीके से एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेके और एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेके मैं एक ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आज की क्लास में हमारे दो कॉन्सेप्ट है, दो लर्निंग आउटकम्स है। पहला, इन अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के लिए भी ऑडिटर ने कुछ हरकत करनी होगी। सही है, कुछ काम करने होंगे, कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। वो प्रोसीजर्स क्या हैं? वो प्रोसीजर्स हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये क्या होता है? आज की क्लास का पहला एजेंडा हमने ये डिस्कस करना है। और दूसरा एजेंडा जो हमने डिस्कस करना है कि जो लास्ट क्लास में हमने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करे थे, उनकी एक असेसमेंट करनी होती है, असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से। देखें, अगर एज एन ऑडिटर आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तो आपके ऊपर वही नाजिल नहीं होगी कि आपको पता चल जाए मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है। आपने एज एन ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। What are the risk assessment procedures? These are the procedures that will help the auditor या assist the auditor in identifying and assessing the risk of material misstatement at the FS level or at the assertion level. For example, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मेरे पास मौजूद है? मेरे पास मौजूद है इंक्वायरी, मेरे पास मौजूद है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, और मेरे पास मौजूद है एनालिटिकल प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास गया और मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करी कि क्या मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आया है कि नहीं आया, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी उसने लॉन्च करी है कि नहीं करी। मैंने इस तरीके से इंक्वायरी कर ली। मैं लीगल डिपार्टमेंट के पास गया और मैं लीगल डिपार्टमेंट से मैंने पूछा कि क्या कोई नई रेगुलेशंस आई हैं या नहीं आई। मैंने इस तरीके से कुछ इंक्वायरीज परफॉर्म कर ली। या मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लिए, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर लिया। किस तरीके से इंस्पेक्ट कर लिया? लेट से मैंने बैंक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने वो एग्रीमेंट इंस्पेक्ट कर लिया, मैंने एग्रीमेंट देख लिया और मैंने कहा यार बैंक ने तो ठीक ठाक कोवेनेंट्स और कंडीशंस इंपोज की हुई है इनके ऊपर। तो मैं इस तरीके से कोई ना कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास तीसरी चीज़ है एनालिटिकल प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए और मैंने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा है कि यार कंपनी के रेवेन्यू इस साल कम हो रहा है, कंपनी के रेवेन्यू इस साल कम हो रहा है, लेकिन कंपनी के रिसीवेबल फिर भी बढ़ रहा है। तो यार ये एनालिटिकली तो चीज़ ठीक नहीं लग रही। इसका मतलब है रिसीवेबल जब बढ़ रहा है तो कस्टमर शायद रीपेमेंट कर नहीं रहा, तो मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ। या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कंपनी के रेवेन्यू कम हो रहा है, इसका मतलब है कंपनी का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, और जब कंपनी का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा तो इसका मतलब है कोई नया मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया, या कंपनी के प्रोडक्ट में कोई मसला है, या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। या मैं ये देखूं कि यार इस साल तो फिक्स एसेट्स इतने बढ़े लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो रहा है। दीज आर कॉल्ड द एनालिटिकल प्रोसीजर। इससे भी ऑडिटर कोई ना कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लेता है प्यारे बच्चों। तो जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करना है, मुझे कुछ हरकत करनी होगी, उस हरकत का नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा जी, लास्ट क्लास में कुछ रिस्क आइडेंटिफाई किया हमने। आज की क्लास में हमने ये देखना है, आइजा आपसे कहता है यार सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करो, रिस्क की असेसमेंट भी करो। सही है बच्चों, असेसमेंट हमारे पास दो किस्म की है। एक है नॉर्मल रिस्क, दूसरा है सिग्निफिकेंट रिस्क। क्या नॉर्मल रिस्क क्या है? आइजा ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। आइजा आपको नहीं बताता नॉर्मल रिस्क क्या है। आइजा आपसे कहता है कि मैं ये बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है। हमने कहा चले बताएं सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है। उसने कहा सिग्निफिकेंट रिस्क आर दोस रिस्क दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। एक ऐसा रिस्क जिसमें ऑडिटर की स्पेशल तवज्जो चाहिए। सही है, उसके ऊपर स्पेशल काम चाहिए, उसके ऊपर स्पेशल एफर्ट्स चाहिए, उसके ऊपर स्पेशल टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिस्क के ऊपर आप सेम काम कर रहे होंगे, नहीं, ये वो सिग्निफिकेंट रिस्क है दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। हमने कहा यार अभी भी समझ में नहीं आया, आइजा थोड़ा एक्सप्लेन करें। आइजा ने कहा देखें, अगर आपका कोई भी रिस्क उसमें अगर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाएगा। या कोई ऐसा रिस्क जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड है, अगर आपको लगता है फ्रॉड मौजूद है तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाएगा। या तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि यार इसके अंदर कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कंपनी का बिजनेस है नहीं, एक बड़ी फ्रॉडुलेंट या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, या कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है जिसको आगे जाकर इंशाल्लाह हम रिलेटेड पार्टी के स्टैंडर्ड्स में देखेंगे, तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है या रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करिए जिसमें रेवेन्यू को बढ़ाया है, तो ऐसे रिस्क को आपने सिग्निफिकेंट रिस्क असेस करना होगा। हमने कहा यार अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसने कहा देखें मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रखता हूँ। सही है, आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और इस कंपनी का ऑडिट में आपने 4 रिस्क आइडेंटिफाई करे। पहला पीपी की इम्पेयरमेंट, दूसरा इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट, तीसरा
प्रीपेड इंश्योरेंस, चौथा रेंट एक्सपेंस। ये 4 रिस्क मैंने आइडेंटिफाई करे, सही है बच्चों, ये 4 रिस्क आपने आइडेंटिफाई करें। मुझे बताएं पीपी की इम्पेयरमेंट, क्या इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं? क्या इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं? यस सर, वैल्यू इन यूज़ निकालना, फेयर वैल्यू निकालना, इसमें तो एस्टिमेट्स है। अच्छा, इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट प्यारे बच्चों, क्या इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं? यस सर, एनआरवी है ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, तो मैं तो एक एस्टिमेट करता हूँ कि मेरी इन्वेंट्री इतने की बिक जाएगी। यस सर, बिल्कुल एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। जबरदस्त हो गया मेरे बच्चों। तो ये जो 2 रिस्क, आप 4 रिस्क में से शुरू के 2 रिस्क हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाएंगे। क्या मतलब? सर इस पे आपको स्पेशल तवज्जो देनी होगी, इस पे आपको ज्यादा काम करना होगा, इस पे ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी, सही है। अच्छा, तीसरा आ रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस। बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस या रेंट एक्सपेंस, इसमें कोई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है? क्या इस पे कंपनी कोई फ्रॉड कर सकती है? क्या ये कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? क्या ये कोई कॉम्प्लेक्स है? स्टैंडर्ड कहता है नहीं। प्यारे बच्चों, अगर नहीं तो इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट रिस्क के क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा। आपने एज एन ऑडिटर इसके ऊपर भी इसको नॉर्मल रिस्क ट्रीट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिस्क से हो क्या जाएगा बच्चों? इसके ऊपर आपने कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे एफर्ट ज्यादा आप लगाएंगे, सही है। पीपी की इंपेयरमेंट पर, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट में एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस पर आपको सिग्निफिकेंट रिस्क तस्वर करना होगा और इसके ऊपर आपने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर करने होंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। यही 4 रिस्क है, सही है। और मैं एज्यूम करता हूं हर पीपी की इंपेयरमेंट, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट, रेंट एक्सपेंस और ये प्रीपेड इंश्योरेंस, पूरे साल हमारे पास 12-12 सैंपल्स हैं। हर किसी के अगेंस्ट में हमारे पास 12-12 ट्रांजैक्शन हुई है पूरे साल में, सही है। हर महीने की एक ट्रांजैक्शन होती है, पीपी की इंपेयरमेंट की भी, रेंट एक्सपेंस की भी, प्रीपेड रेंट की भी। बच्चों मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ, क्या इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट में 12 ट्रांजैक्शन हुई है, आप कितनी वेरीफाई करेंगे? आप कितनी वेरीफाई करेंगे? सर मैं 8 करूंगा, मैं 9 करूंगा, मैं 10 करूंगा, मैं 11 करूंगा। क्यों? सर रिस्क ज़्यादा है ना सर। जब रिस्क ज़्यादा है तो मुझे हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए। बच्चों क्या रेंट एक्सपेंस में भी आप 12 में से 11 इन्वॉइसेस देखेंगे? नहीं सर, वहाँ पे 11 इन्वॉइसेस नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखेंगे? सर वहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है ना, वहाँ पे मेरा रिस्क नॉर्मल है, वहाँ मेरा रिस्क नॉर्मल है। मेरे पास, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये असेसमेंट ऑफ रिस्क आई क्यों है? असेसमेंट ऑफ रिस्क का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है बिकॉज अगर इन फैक्टर्स को अगर आप देखें, ये आइजा 200 से लिंक हो रहा है। आइजा 200 आपसे कहता है कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लेकिन ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है? बिकॉज एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है? पहली इनहेरेंट लिमिटेशन याद आ रही है, एस्टिमेट्स। प्यारे बच्चों, अगर एस्टिमेट्स की वजह से, दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन याद आ रही है, फ्रॉड। अगर एस्टिमेट्स और फ्रॉड की वजह से अगर आप 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो अगर आपने इनके ऊपर स्पेशल तवज्जो नहीं दी, तो आप रीजनेबल एश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। तभी स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि यार जब आप ऑडिट करने जाएं तो गधे और घोड़े बराबर नहीं है भाई। जो घोड़ा है उसके ऊपर ज्यादा काम करना है, जो सिग्निफिकेंट रिस्क है उसके ऊपर ज्यादा काम करना है, उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट्स करनी है, बिकॉज ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे। और अगर इसके ऊपर आपने तवज्जो नहीं दी तो आप एक रीजनेबल एश्योरेंस भी शायद ऑब्टेन ना कर सको। आप थोड़ा अंदाजा लगाएं, आप अपने आप को तसव्वुर करें कि आप ऑडिट फर्म में हैं, आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑडिट में आपका फोकस किस चीज के ऊपर होगा? कहां आपको लगता होगा सिग्निफिकेंट रिस्क है? इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। कितने लाखों कस्टमर्स हैं और उन कस्टमर के अगेंस्ट हर दिन इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होती है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। आपका फोकस ज्यादा वहां पर होगा या बनिस्बत इस चीज के ऊपर होगा कि नेशनल बैंक की 2200 ब्रांचेस है और 2200 ब्रांचेस में वो जो रेंट पे कर रहा है, वो रेंट के ऊपर आप ज्यादा काम करेंगे, पार्टनर ज्यादा उधर इन्वॉल्व होगा, या पार्टनर यहां ज्यादा इन्वॉल्व होगा कि यार इंटरेस्ट इनकम, या पार्टनर यहां ज्यादा इन्वॉल्व होगा कि जो पाकिस्तान में एडवांसेस दिए गए, जो लोन दिए गए, या वो लोन रीपे होगा भी कि नहीं होगा, उसके अंदर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। प्यारे बच्चा, तभी आइजा आपसे कहता है कि जब आपने ऑडिट 3 महीने में खत्म करना है, सैम्पलिंग करनी है, टाइम कम है, कॉस्ट कम है, तो उन एरियाज पर ज्यादा फोकस करें जहां पे रिस्क भी ज्यादा है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में वापस मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।